हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हाइड्रोकार्बन अपना टॉपिक चल रहा था, उसके अंदर अपन ने एल्किन्स पढ़ लिए थे अच्छे से। आज हम लोग एल्किन देखने वाले हैं। ओके, कि एल्किन क्या होता है और क्या नहीं होता। तो एल्किन के बारे में देखते हैं। तो एल्किन जो होता है एक असंतृप्त यौगिक है। आपको मैंने बताया था असंतृप्त वर्ड वहाँ यूज़ में आता है जहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का यूज़ होता है। ठीक है। तो असंतृप्त रासायनिक यौगिक होता है जिसमें कम से कम एक कार्बन से कार्बन मतलब कार्बन कार्बन का द्विबंध होता है। इन्हें ओलिफिन या ओलिफाइन भी कहते हैं। ठीक है। तो आपको अगर एल्किन की जगह ओलिफिन वर्ड मिले तब भी समझ जाना कि इसी को ही एल्किन को ही ओलिफिन कहा जाता है। सरलतम एल्किन एथिलीन का एक त्रिआयामी जो सरलतम एल्किन होती है वो एथिलीन होती है। एथिलीन आपको पता होना चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को एथिलीन बोला जाता है। सरलतम और एल्काइन बोला जाता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH को। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एथिलीन क्या है और एल्काइन क्या है। एल्काइन अपन बाद में पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर एथाइन आएगा और CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन है। ओके। तो सरलतम चक्रीय एल्किन वह होते हैं जिसमें सिर्फ एक द्विबंध होता है तथा अन्य कोई प्रकार्यात्मक समूह नहीं होता। सरलतम चक्रीय की बात करते हैं तो ये वो वाले एल्किन इस कैटेगरी में आते हैं जिसके अंदर केवल एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, जैसे अपन ने CH2 डबल बॉन्ड CH2 में देखा था, है ना। और कोई प्रक्रियात्मक समूह नहीं होता है इसके अंदर, मतलब और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। जैसे मान लो एक डबल बॉन्ड के अलावा बहुत लंबी सी चेन होती कार्बन 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 करके, तो एक जगह डबल बॉन्ड होता है, एक जगह OH ग्रुप लगा होता है। तो ऐसे ये फिर सरल के अंदर काउंट नहीं होगी। ओके। इसके अलावा देखते हैं, एक सेकेंड, ये इससे हटता क्यों नहीं है। एक समरूप हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की रचना करते हैं जिसका साधारण सूत्र CnH2n। ठीक है। सामान्य फॉर्मूला याद रखा करो ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये एल्केन है। जैसे CnH2n का मतलब मान लो C की जगह अपन एक ले लेते हैं, तो एक लेंगे तो एक कार्बन के बीच में तो क्या ही आएगा, दो ले लेते हैं, क्योंकि आपको भी पता है एक कार्बन लेंगे तो वो किसी न किसी के साथ तो बॉन्ड बनाएगा ही ना। तो C2 हो गया H2, अब इंटू N करेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो गया ना। तो C2H4 पता है आपको किसका फॉर्मूला होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का। अभी आपको मैंने बताया था ना कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो एथिलीन होती है वो एल्कीन के अंदर आती है। इसके अलावा एथिलीन सबसे सरल एल्कीन है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। एल्किनों को ओलिफिन भी कहा जाता है। ये इसका एक पुराना पर्याय जो पेट्रो रसायन उद्योग में व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। जो ओलिफिन है ना, ओलिफिन हो गया या फिर एथिलीन हो गया, इसका यूज़ कहाँ होता है, पेट्रो रसायन के रूप में होता है। किसमें, जहाँ पे पेट्रो रसायन का उद्योग होता है ना वहाँ पे। ठीक है। और एरोमेटिक यौगिकों को अक्सर चक्रीय एल्कीन का रूप माना जाता है। जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं ना, एरोमेटिक ये वाले जैसे बेंजीन वगैरह हो गया, तो एरोमेटिक यौगिकों को अक्सर चक्रीय एल्कीन का रूप माना जाता है, लेकिन उनकी संरचना और गुण इससे भिन्न होते हैं, वे एल्कीन नहीं होते। देखो, माना जाना और होना अलग अलग बात होती है। माना जाता है कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, बट ऐसा वास्तव में नहीं होता। क्यों नहीं हो सकता, ये अपन कैसे किसके आधार पर बोलते हैं, क्योंकि जो उनकी संरचना होती है ना, मतलब एरोमेटिक यौगिकों की उनकी संरचना और उनके गुण जो होते हैं वो एल्कीन से डिफरेंट होते हैं। मतलब जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा ऐसे है, तो इसकी जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, वो इन एल्कीन से अलग होती है, एल्कीन जैसी नहीं होती हैं। अब देखो एल्कीन क्या होता है ना, एक बार के लिए मैंने इन जनरल आपको बता दिया, बाकी अपन इससे देख लेते हैं कि एल्कीन जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं। मैंने आपको ये चीज़ बता दी है, जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित होता है ना। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, ये भी हमने देख लिया था। यहाँ n एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक का मतलब जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसी पूर्णांक संख्या है। ऐसा नहीं है कि 1.2 1.5 करके। ठीक है। एल्किनों को ओलिफिन भी कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर आपको ये वाली PDF वगैरह चाहिए या कुछ भी स्टडी मटेरियल चाहिए, देखो मैं ग्रुप में एक्स्ट्रा मटेरियल इसलिए नहीं डालती क्योंकि क्या है ना कि बच्चों को पता होना चाहिए कि तैयारी कहाँ से करनी है, क्या पढ़ना है, सेलेक्टिव होना चाहिए। अगर आपके पास में बहुत सारे सोर्सेज से बहुत सारे नोट्स इकट्ठे हो जाएंगे, और देखो नोट्स किसी के समझ में नहीं आते, कचरे की तरह, मतलब कचरा नहीं बोल सकते, उनके लिए नोट्स बहुत प्यारे होते हैं। मैं भी उस चीज़ की रेस्पेक्ट करती हूँ, बहुत मेहनत से नोट्स तैयार होते हैं। बट हाँ, ये मानना मेरा है कि दूसरों के नोट्स कम ही समझ में आते हैं, अपने नोट्स ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। अभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ तभी जाके आपको मेरे नोट समझ में आते होंगे। अदरवाइज आपको ऐसा लगता होगा कि इस वीडियो में तो मैम ने खिचड़ी पका दी, राइट।
क्योंकि मैंने भी किसी से अगर नोट्स लिए हैं अपने टाइम पे और पढ़ा है तो मुझे पता है कि खुद के नोट्स ज़्यादा अच्छे इफेक्टिव वर्क करते हैं। आपको खुद के नोट्स बनाने चाहिए, चाहे आप बुक से पढ़ लो, वो एक अच्छी बात होती है। पर बुक में भी आप लोग बुक को अपने लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा रिविज़न के लिए, ठीक है, रिविज़न पर्पज़ के हिसाब से। तो देखो एल्कीन जो होती है, एल्किनों को ओलेफिन भी कहा जाता है, ये हो गया। एल्कीन संरचनात्मक समावयवता तथा ज्यामितीय समावयवता दोनों प्रदर्शित करती है। आपको ये चीज़ तो ध्यान होनी चाहिए कि एल्कीन जो है वो संरचनात्मक समावयवता तथा ज्यामितीय समावयवता दोनों प्रदर्शित करती है। समावयवता के बारे में मैंने जो मतलब अब कार्बनिक यौगिकों का नॉमेनक्लेचर वगैरह पढ़ाया था जीओसी में, उसके अंदर समावयवता के बारे में बता रखा है। तो आपसे अगर बाई चांस स्टेटमेंट देके पूछ ले कि एल्कीन संरचना समावयवता तथा ज्यामितीय समावयवता दोनों प्रदर्शित करती है या संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित करती है, ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करती है, या दोनों ही प्रदर्शित नहीं करती है ना, आपको पता है ऐसे स्टेटमेंट वाले सवाल आ जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ज्यामितीय समावयवता मुख्यतः वे यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित होता है। अब देखो ज्यामितीय समावयवता कौन से यौगिक प्रदर्शित करते हैं, मतलब कौन से यौगिक के देखने को मिलते हैं, तो वो वाले जिनके पास में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन उपस्थित होता है, ठीक है। और ये भी बताऊंगी कि यही क्यों करते हैं, तो आगे देखते हैं। तथा द्विबंध बनाने वाला प्रत्येक कार्बन परमाणु दो भिन्न परमाणुओं या समूह से जुड़ा होता है। रेड ले लेते हैं, रेड ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो बनाने वाला प्रत्येक कार्बन परमाणु दो भिन्न परमाणुओं या समूह से जुड़ा होता है। भिन्न परमाणु या समूह का मतलब ये है कि जैसे ये यहाँ पे अलग जुड़ा होगा और यहाँ पे एक अलग होगा, यहाँ पे एक अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पर और यहाँ पर सेम हो सकता है, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर सेम हो सकता है, यहाँ पर और यहाँ पर सेम हो सकता है। बट एक कार्बन से जुड़े हुए ये दो बॉन्ड है ना, यहाँ पे अलग अलग परमाणु होने चाहिए। मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे Cl होना चाहिए, और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पर Cl मान लो। अब देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर के सेम हो गए, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, देखो मैं बताती हूँ। इनका कहने का मतलब ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर Cl लगा है, मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है और यहाँ पर Cl लगा है, तो ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, इधर वाले और इधर वाले, मतलब इस कार्बन से जो जुड़े हैं वो दोनों डिफरेंट, इस कार्बन से जुड़े हैं इधर वाले वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, मतलब ये वाला परमाणु और ये वाला परमाणु सेम हो सकता है, ऐसे ये वाला क्लोरीन और ये क्लोरीन ये सेम हो सकते हैं दोनों कार्बन पे लगे हुए, बट एक कार्बन पे दोनों भिन्न लगे होने चाहिए, ठीक है, तभी ज्यामितीय समावयवता शो होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। और बाकी एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो देखो जब समान परमाणु या समूह देखो अब क्या है ना कि जब समान परमाणु या समूह द्विबंध के एक और होते हैं ना तो उसे समकक्ष रूप या समकक्ष समावयवी कहते हैं, मतलब सिस कहते हैं। अब मैं बताती हूँ सिस और ट्रांस किसे बोला जाता है ना। जैसे मान लो अपन लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं ब्यूटोइन का, तो ब्यूटोइन को कैसे लिखते हैं अपन, ब्यूट से पता चल रहा है इसके अंदर 4 कार्बन होंगे, है ना। यहाँ पे CH3 है, ठीक है बच्चों, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, और इधर H लगा हुआ है हाइड्रोजन। तो देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु सेम साइड है, मतलब सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं, तो इसको सिस बोलते हैं, सिस आइसोमर, है ना। और अगर जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, इधर हाइड्रोजन हो गया, है ना, और इधर CH3 है, तो इस तरफ CH3 होगा और इस तरफ हाइड्रोजन होगा, तो ये जो सेम परमाणु है वो अपोजिट साइड आ गए। अपोजिट साइड आने की वजह से इसको ट्रांस बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर, ठीक है। अब बाकी मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया था, अपन उससे भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक तरफ हाइड्रोजन लगा है एक तरफ Cl लगा है, इधर भी Cl लगा है और इधर भी हाइड्रोजन लगा है, तो सेम परमाणु सेम साइड, ये हो गई सिस फॉर्म। और अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इस तरफ हाइड्रोजन है और इस तरफ हाइड्रोजन और इधर क्लोरीन है और इधर क्लोरीन है ना, तो ये सेम परमाणु के इधर हो गए अपोजिट साइड, तो ट्रांस। अब तो ऐसे याद रख लो, सेम साइड सिस, अपोजिट साइड ट्रांस, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला ज्योमेट्रिकल समावयवता तो आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, इसके बाद में हम देखने वाले हैं कि एल्किन किस किस मेथड से बनाया जा सकता है। तो इसके अंदर सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट भी है, लगा लेना मेरी तरफ से इम्पॉर्टेंट,
लिंडलार कैटलिस्ट, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से लिंडलार कैटलिस्ट कौन सा है। तो याद रखना PD+BaSO4 जो होता है वो लिंडलार कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, तो ये एल्काइनों के हाइड्रोजनीकरण के यूज में आता है। देखो आप कोई सा भी रिएजेंट पढ़ रहे हो ना, आपको ये पता चलना होना चाहिए कि उस रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है। जैसे यहाँ पे अभी पता है आपको लिंडलार उत्प्रेरक के बारे में कि PD+BaSO4 को लिंडलार कैटलिस्ट कहा जाता है और ये काम क्या करता है, आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि ये रिएजेंट कौन सा काम करता है। तो ध्यान रखना एल्काइनों का हाइड्रोजनीकरण करता है। मान लो आपको कोई एल्काइन दे दी यहाँ पे, है ना, मान लो यहाँ पे कोई एल्काइन दे दी और एरो बना दिया और इधर एल्किन लिख दिया और आपसे पूछ लिया क्वेश्चन मार्क लगा के कि यहाँ पे क्या आएगा। जैसे रिएक्टेंट देके और ये देके प्रोडक्ट पूछा जा सकता है ना, वैसे ही प्रोडक्ट और रिएक्टेंट देके ये भी तो पूछा जा सकता है कि किससे ये चेंजेस हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए उत्प्रेरक का कौन सा क्या काम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना कि एल्काइनों का हाइड्रोजनीकरण करने पर समकक्ष एल्किन मतलब सिस एल्किन बनती है। तो लिंडार उत्प्रेरक में 3 चीज़ याद करने वाली होगी। पहले ये कि PD+BaSO4 को लिंडार उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। दूसरी ये कि ये एल्काइनों का हाइड्रोजनीकरण करने के काम आता है। और तीसरी ये इससे कैसी एल्किन मिलती है, सिस एल्किन मिलती है। अगर ऑप्शन में ट्रांस एल्किन बना रखी है ना तो काट देना उसको, वो एल्किन नहीं होगी, ये सिस एल्किन के लिए ही जाना जाता है। बट अगर रिएक्शन NaNH3 से करवा दिया है ना, इसको बर्च रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है, या फिर एलाइएमीन के साथ करवा दिया तो वहाँ पे ट्रांस एल्किन मिलती है। अब देखो यहाँ से सवाल कैसे पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब देखो मान लो आपको कैटलिस्ट मान लो ये नहीं पता, एक बार के लिए देखना मत, ठीक है। आप बोलोगे मैम दिख रहा है, लो हटा दिया मैंने, अब बताओ दिख रहा है या नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना। तो देखो ये एल्काइन दे रखी है, एल्काइन क्यों बोल रहे हैं क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो एल्काइन दे रखी है, एल्काइन का हाइड्रोजनेशन होना है, ऐसे एक हाइड्रोजन इधर चिपकाएंगे और एक हाइड्रोजन इधर चिपकाएंगे। तो अब आपको ये ऑप्शन में दे रखे है ना कि समपक्ष एल्किन और विपक्ष एल्किन, आपसे पूछ ले ये एल्किन किसकी प्रेजेंस में बनेगी, ये एल्किन किसकी प्रेजेंस में बनेगी। और आप मान लो ऑप्शन के अंदर दे रखा है ए जिसके अंदर PD+BaSO4 दे रखा है, बी जिसके अंदर NH3 वगैरह दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए जो लिंडलार कैटलिस्ट है ना, अब दिखा देती हूँ। देखो लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होता है, सिस एल्किन बनती है ना, सिस एल्किन बनती है। बट बर्च रिडक्शन में NaNH3 की प्रेजेंस में क्या बनती है, ट्रांस एल्किन बनती है। समझ में आ गई। इसीलिए बोलूँ ये उत्प्रेरक आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा लिंडलार उत्प्रेरक कैसी एल्किन बनाता है तो आप गलत कर दोगे, और गलत करोगे तो फिर क्या होगा, नेगेटिव में मार्क्स मिलेंगे, 0 पर भी नहीं रहोगे, है ना। तो बस गलत नहीं करना है, करेक्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है आपके एग्जाम में। तो एल्काइन से जब अगर आपको 6 एल्किन बनानी है तो आप किसका यूज़ करोगे, S2 लिंडलार उत्प्रेरक का। बट अगर ट्रांस एल्किन बनानी है तो सोडियम और NH3 का, ठीक है। इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन और उसको बोलते हैं लिंडलार उत्प्रेरक के द्वारा किया हुआ रिडक्शन। अब आगे देखते हैं। देखो सेकंड है मोनो एल्किल हेलाइडों को एल्कोहलिक केओज के साथ गर्म करके भी एल्किन बनाया जा सकता है। मोनो एल्किल हेलाइड लेंगे, आगे देखते हैं अपन रिएक्शन वगैरह। तो मोनो एल्किल हेलाइड कैसे बोल सकते हैं, जैसे RCH2 हो गया ना, RCH2 CH2X, तो ये मोनोहेलाइड हो गया क्योंकि यहाँ पे एक ही X लगा है। आपको ये तो पता है ना X से किसको डिनोट करते हैं, तो जो हेलाइड्स होते हैं ना, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, उनको अपन X से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मोनो एल्किल हेलाइडों को एल्कोहलिक केओज के साथ गर्म करने पर एल्कीन बनती है। यह एक बीटा विलोपन अभिक्रियाएं हैं, बीटा विलोपन। अब बीटा कार्बन अगर आपने पहला, अब आप बोलोगे वापस से पहले लेक्चर का नाम ले लिया, हाँ तो मेरी राय मानो तो लाइन से ही देखना, पहले वो वाला टॉपिक देखना, कार्बनिक यौगिक वाला, मतलब GOC वाला। आपकी और हमारी मतलब हम अपनी मतलब कहने का मतलब ये उस पैसे ही कोई थंबनेल था कि हमारी GOC, ठीक है, आप पहचान जाओगे उन वीडियोज़ को, वो देखना। उसके अंदर मैंने बताया है कि देखो जैसे कि ये कार्बन लगे हुए हैं और यहाँ पे मान लो ट्रिपल बॉन्ड है, राइट, और इधर भी कार्बन है। तो देखो ये वाला कार्बन अल्फा हो जाएगा, ये वाला बीटा हो जाएगा, इसके आगे और कार्बन होगा तो गामा हो जाएगा, और उसके आगे और कार्बन होगा तो उसको डेल्टा कार्बन बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ें सब पता होंगी कि अल्फा कार्बन कौन सा है, बीटा कार्बन कौन सा है, तभी तो पता कर पाओगे कि आगे क्या आने वाला है। तो देखो अल्फा कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है, बीटा कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन कहलाता है, और गामा कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन गामा हाइड्रोजन कहलाता है, ठीक है।
तो जैसा कार्बन वैसा हाइड्रोजन, अल्फा बीटा गामा। तो इसमें बीटा विलोपन अभिक्रिया है, मतलब जो बीटा कार्बन है वहाँ से हाइड्रोजन का विलोपन होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या ऐसा सच में होता है। यदि उत्पाद में एक से अधिक एल्किन बनती है तो मुख्य उत्पाद जो होती है वो सेडजेफ नियम के अनुसार होती है। अब देखो सेडजेफ रूल क्या होता है। सेडजेफ रूल ये होता है कि अधिक प्रतिस्थापित एल्किन, ये मैं समझा दूंगी आपको एग्जाम्पल से आगे। बाकी मतलब मैं बता दूंगी सेडजेफ क्या होती है और हॉफमान क्या होता है। बेसिकली ये ध्यान रखना अधिक प्रतिस्थापी एल्किन। चलो यही समझा देती हूँ। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना, तो देखो यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है ना, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, तो ये अधिक प्रतिस्थापित होती है ना। बट अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, तो ये कम प्रतिस्थापित है। कहने का मतलब ये है कि इन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से ज़्यादा आपको सब्स्टिट्यूट लगे होने चाहिए। आपको पता है ना CH3 वगैरह C2H5 वगैरह ये एज ए सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो बस अधिक प्रतिस्थापी एल्किन जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। और क्यों होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया और यहाँ पर CH3 हो गया है ना, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3। तो आपको पता होगा कि इसके अंदर बीटा विलोपन अभिक्रियाएं अपन देख रहे हैं, तो ऑब्वियस है बीटा हाइड्रोजन की मतलब बीटा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। तो देखो है ना क्या होता है कि जब हम लोग एल्किन के एलिमिनेशन की बात करते हैं, क्योंकि इसमें बीटा विलोपन अभिक्रियाएं हैं, मतलब बीटा एलिमिनेशन इस रिएक्शन के अंदर हो रहा है ना, तो हम लोग इसमें दोनों तरह के मतलब दोनों तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं अगर एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि एक से अधिक प्रकार के एल्किन कब बनेगी, जब एक से अधिक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन का विलोपन होगा है ना। बाकी अपन अभी मैं एग्जाम्पल आपको रिएक्शन से समझा दूंगी। मतलब अब देखो सेडजेफ नियम होता है, उसी तरह से हॉफमान नियम होता है। तो जब सेडजेफ नियम क्या होता है, मान लो दो तरह के एल्किन बनी प्रोडक्ट के रूप में, आपको ये पता करनी है कि कौन सी ज़्यादा स्टेबल है। आपने सुना होगा कि ये मेजर प्रोडक्ट होता है, ये माइनर प्रोडक्ट होता है ना। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो अगर मेजर प्रोडक्ट उस रिएक्शन के अंदर है ना, जो मेजर प्रोडक्ट है वो मोर सब्स्टिट्यूएंट है। अभी मैंने आपको बताया था ना, जिस पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं वो मोर सब्स्टिट्यूएंट एल्किन होती है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होती है, वही मेजर प्रोडक्ट होता है वहाँ पर। बट अगर सब्स्टिट्यूट कम लगे हुए हैं फिर भी वो उस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट है। और ये पता किससे चल रहा है, हॉफमान से। ठीक है, तो हॉफमान और सेडजेफ रूल बेसिकली ये है कि ये बताता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा। ओके, और जो मोर सब्स्टिट्यूएंट एल्किन होती है ना वो मोर स्टेबल होती है। इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम, अब आपको मैंने अभी बता दिया था कि अपन को मोर सब्स्टिट्यूट एल्किन चाहिए इसके अंदर है ना। तो मोर सब्स्टिट्यूट एल्किन कब मिलेगी, जब अपन ऑलरेडी ऐसे हैलाइड लेंगे जिसके साथ में ज़्यादा CH3 वाले ग्रुप लगे हों। तो जैसे तृतीयक हैलाइड है, आपको पता होगा तृतीयक हैलाइड को अपन कैसे लिखते हैं। यहाँ पे X लगा दो, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, तो ये हो गया टर्सरी हैलाइड। ठीक है, सेकेंडरी हैलाइड में क्या होता है, यहाँ पे CH2 होता है ना, नहीं यहाँ पे CH होता है, बाकी यहाँ पे CH3 और यहाँ पर CH3 होता है। क्योंकि कार्बन की ध्यान रखना 4 ही बॉन्ड बनाने हैं है ना, कभी कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, ध्यान रखना। और बाकी अगर CH2 कार्बन से हैलाइड लगा हुआ है तो फिर उसको प्राइमरी हैलाइड बोलते हैं। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसके अंदर क्रियाशीलता का क्या क्रम होगा, तो ध्यान रखना तृतीयक हैलाइड का सबसे ज़्यादा, उसके बाद में द्वितीयक हैलाइड, उसके बाद में प्राथमिक हैलाइड। और इन्हीं से याद रख लेना कि हमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट वाली एल्किन चाहिए, मतलब सेडजेफ नियम के अकॉर्डिंग अधिक प्रतिस्थापित एल्किन। तो इसी वजह से हमें तृतीयक हैलाइड से ज़्यादा मोर सब्स्टिट्यूट एल्किन मिलती है। इसी वजह से तृतीयक हैलाइड सबसे पहले आएगा रिएक्टिविटी के नाम पे, द्वितीयक हैलाइड उसके बाद में आएगा और प्राथमिक हैलाइड सबसे बाद में आएगा। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे देखो रिएक्शन है RCH2CH2X दे रखी है, एल्कोहलिक केवंच के प्रेजेंट्स में इसको गर्म किया तो आपको क्या मिल गया, एल्कीन मिल गया। और आपको क्या चाहिए थी, एल्कीन ही तो चाहिए थी, मिल गई ना एल्कीन। आगे चलते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एग्जाम्पल देख के समझा दूंगी, तो इस एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ सकते हो। इसमें क्या होता है ना कि बीटा हाइड्रोजन का विलोपन होता है, ये तो आपको अभी बता ही दिया गया था ना। तो देखो इसके अंदर ना एक हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है और एक हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है ना, दोनों के चांसेस हैं। तो एल्कोहलिक केवंच को जब एल्कोहलिक केवंच के प्रेजेंस में गर्म कराना, तो एक बार तो क्या है ये वाला हाइड्रोजन निकल गया, तो उस टाइम तो ये वाला प्रोडक्ट बना। और अगर ये वाला हाइड्रोजन निकला तो ये वाला प्रोडक्ट बना। ठीक है, क्योंकि अगर ये वाला
हाइड्रोजन निकला तो इस वाले CH के बीच में बॉन्ड बना, और अगर ये वाला निकला तो इस वाले के बीच में बॉन्ड बना, है ना। आपने मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे एरो बना रही हूँ, तो अगर एरो मतलब बोल रही हूँ और एरो को साथ में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज अब देखोगे तो अब कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। पर एक बार और बता देती हूँ, क्योंकि आपको क्या पता कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो देखो मैंने ये बोला था कि अगर इधर वाला हाइड्रोजन जाता है ना, तो मतलब इधर वाला हाइड्रोजन जाता है ना इस एक्स के साथ में, तो फिर ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है। बट अगर इधर वाला हाइड्रोजन जाएगा इस एक्स के साथ में, तो फिर ये वाला बॉन्ड बनेगा। और आपको बताया था ना कि ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा हाइड्रोजन के जाने की गुंजाइश होती है, तो फिर दोनों तरह के एल्किन मिलने के चांस होते हैं। तो इसमें से एक मेजर होगा, जैसे ये मुख्य है पर उत्पादक, और एक माइनर होगा। और अब आपको मैंने ये भी बताया था कि मोर सब्स्टिट्यूएंट एल्किन जो होती है वो मुख्य उत्पाद के रूप में होगी। और ये आप कैसे पता करोगे, तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे लगे हुए हैं आप ऐसे पता करोगे। तो अब देखो, अब इनको पहचानने का अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज़, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अपन लोग देखते हैं C डबल बॉन्ड C है ना, एक तरफ R लगा हुआ है, एक तरफ H लगा हुआ है, एक तरफ CH3 है और एक तरफ H है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, C डबल बॉन्ड C पे एक तरफ H है, एक तरफ H है और एक तरफ CH2R है, ठीक है, और एक तरफ H है। अब देखो इधर तो एक R लगा हुआ है, मतलब एक कार्बन होगा, इधर एक हाइड्रोजन है, ऐसे ही इधर एक CH2 है, मतलब इधर कार्बन लगा हुआ है, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो चलो ये वाला तो सेम हो गया है ना दोनों के अंदर। अब बात करते हैं दूसरी तरफ। तो देखो इसमें दूसरी तरफ CH3 लगा हुआ था, है ना, इधर H लगा हुआ था, बट यहाँ पे दोनों ही H लगे हुए हैं। तो मोर सब्स्टिट्यूएंट कौन सा हुआ, आपको पता चल लग रहा है कुछ। तो मुख्य उत्पाद जहाँ लिखा हुआ है ना वो मोर सब्स्टिट्यूएंट है अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूएंट ही मतलब सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग मुख्य उत्पाद होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और आपको कुछ भी समझ में आते हैं तो आप वीडियोस को लाइक क्या करो, कमेंट क्या करो कि मैम अच्छा समझ में आया है, जो भी आपके मन में चल रहा है या जो भी थॉट्स हैं या फिर जो भी बात होती है, तो आप कमेंट करा करो। मैं आप हर एक बच्चे के कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, आपने नोटिस करा हो तो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, ये तो कोई बोलने वाली बात नहीं होती है ना। मैं पढ़ाती भूल जाती हूँ, बट याद आता है तो मैं कहे ज़रूर देती हूँ आपको, ताकि क्योंकि बिना कहे आप भी सब्सक्राइब नहीं करते, और जो बिना कहे कर देते हैं उनको दिल से धन्यवाद। और जो नहीं करते कोई ना, पढ़ाई कर लो, है ना, बाद में कर देना पढ़ के। अब देखो अल्कोहल, अब हमने जब प्रिपरेशन मेथड देखा तो हमने सबसे पहले देखा लिंडार उत्प्रेरक, है ना, उसके बाद में अपन ने बर्च रिडक्शन भी देखा। लिंडार उत्प्रेरक में मैंने आपको बताया था कि इसमें एल्काइन से हमें क्या मिलती है, सिस एल्किन मिलती है। और बर्च रिडक्शन में क्या होता है, एल्काइन से अपन को ट्रांस एल्किन मिलती है। उसके बाद में हमने दूसरा मेथड देखा था कि मोनोएल्किल हैलाइडों को एल्कोहलिक क्योंच के साथ गर्म करने पर एल्किन बनती है ना। और उसके अंदर जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो होता है मोर सब्स्टिट्यूएंट, जिसको अपन सेडजेफ नियम के अकॉर्डिंग बताते हैं कि ये भाई ज़्यादा बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद में थर्ड मेथड देखने वाले हैं अब हम, जिसके अंदर एल्कोहल जो है, एल्कोहल से अपन लोग एल्किन बनाने वाले हैं। तो एल्कोहल से जब एल्किन बनाते हैं ना, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, निर्जली कारक की। निर्जली कारक मीन्स जो एल्कोहल में से वाटर का लॉस कर दे। एल्कोहल में से अगर अपन पानी को बाहर निकाल देंगे ना किसी भी रिएजेंट की हेल्प से, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें उसमें एल्किन बन जाएगी, एल्किन मिल जाएगी। तो हमें एल्किन बनानी है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें देखो कौन कौन से उत्प्रेरक ऐसे हैं जिनको अपन एज ए निर्जली कारक यूज में ले सकते हैं। तो एक तो होता है कंसनट्रेटेड H2SO4, एक होता है Al2O3, एक होता है P2O5। अगर आपको इस तरफ एल्कोहल दिखे, है ना, और इस तरफ आपको इसके ऊपर Al2O3 दिखे, है ना, एरो के ऊपर, या फिर H2SO4 दिखे या फिर P2O5 दिखे, तो समझ जाना कि ये निर्जली कारक है, ये इसमें से वाटर निकाल देगा एल्कोहल में से, आपको एल्किन मिल जाएगी। और आप चाहते भी तो यही हो कि एल्किन मिल जाए हमें, क्योंकि हम प्रिपरेशन ऑफ एल्किन देख रहे हैं। आपके चाहने ना चाहने से क्या होते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। तो देखो एल्कोहल किसी निर्जलीय कारक की उपस्थिति में जल का अणु बाहर निकालते हैं तथा एल्किन बना देते हैं, ठीक है। अब देखो H2SO4 के साथ में जो टर्सरी एल्कोहल होता है ना, टर्सरी एल्कोहल को 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पर, और सेकेंडरी एल्कोहल को 100 से 120 डिग्री सेल्सियस पर, और प्राइमरी एल्कोहल को 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तब जा करके एल्किन बनती है, ओके। और टेम्परेचर में डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि टर्सरी वाला हैलाइड आपको मतलब जैसे टर्सरी वाला अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है, इसी वजह से कम टेम्परेचर पर भी खुशी खुशी एल्किन दे देगा। बट सेकेंडरी प्राइमरी वाले को थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, तब जाकर वो अपन को एल्किन देगा, ठीक है।
जो खुशी खुशी काम कर देगा ना उसको ऊर्जा देने की कम जरूरत पड़ेगी, बट जो जिससे ज़बरदस्ती काम करवाना है अपन को उसको ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता है। मान लो कोई बच्चा है, बोला इधर से उठ के उधर बैठ जाओ, राजी राजी बैठ के, अच्छा बच्चा है चलो मान ली बात। कोई है एकदम ढीठ, आप उसको बोलो ले 2 चॉकलेट ले ले, अब चला जाओ उधर, मुझे सीट पे बैठ के काम करना है, तो भी नहीं उठेगा। आप बोलोगे अरे 2 नहीं ले 5 ले ले पर उठ जा, मेरे को यहाँ बैठना है, तो भी नहीं उठेगा है। फिर बोलोगे अरे ये सारी चॉकलेट ले ले तू 10 की 10, अब तो उठ जा भाई, तब वो उठ जाएगा। तो कहने का मतलब है वो खुशी खुशी, अब खुशी खुशी चला जाता है तो बहुत बढ़िया है, एनर्जी देनी ही नहीं पड़ी अपन को। बट अगर नहीं जाता तो फिर एनर्जी की जो डिमांड है वो बढ़ानी पड़ती है, मतलब डिमांड ज़्यादा है तो फिर देना भी जब ज़्यादा पड़ेगा। इसी वजह से जब टर्सरी अल्कोहल से रिएक्शन करवाई तो ओनली आपको 80 to 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ा। सेकेंडरी अल्कोहल से करवाया तो 100 देना पड़ा, और प्राइमरी अल्कोहल से करवाया तो भाई 160 तक देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता चल रहा होगा प्राइमरी अल्कोहल है। कैसे पहचानोगे? CH2OH कहीं पे, इसका मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल है ना। और अगर CHOH कहीं पे है इसका मतलब ये सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि ये फिर इधर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। और अगर टर्सरी अल्कोहल है तो इधर ये 3 कार्बन से जुड़ा होगा और COH होगा। ठीक है, समझ गए? प्राइमरी अल्कोहल किसे कहोगे, सेकेंडरी अल्कोहल किसे कहोगे और टर्सरी अल्कोहल किसे कहोगे। तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्किन कैसे मिलेगी, आपको बताया था। सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में 160 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और आपको एल्किन मिल जाती है। ऐसे ही 350 डिग्री सेल्सियस पे Al2O3 की प्रेजेंस में गर्म करोगे तो आपको एल्किन प्राप्त हो जाएगी। ओके, अब देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, मैंने कहा था ना कैसे पहचानोगे, CH पे OH लटका हुआ है ना। तो सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करने पर, अब देखो इसके अंदर अपन को वाटर निकालना है। हो सकता है वो हाइड्रोजन इधर से ले, हो सकता है वो हाइड्रोजन इधर से ले। इधर से हाइड्रोजन लेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, इधर से हाइड्रोजन लेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट बनने के पूरे पूरे चांस है। तो जब इधर वाला हाइड्रोजन निकला ना तब तो आपको ये मिला, बट अगर इधर वाला हाइड्रोजन निकला तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि लास्ट वाली में भी आपको ऐसा समझाया था कुछ मैंने, है ना। तो अब देखो ब्यूटोइन जो है वो इससे मोर सब्सटीट्यूटेड है ना। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर देखो CH पे, मतलब इस वाले CH पे एक कार्बन लगा हुआ है, बट इस वाले CH2 पे इस CH से भी एक कार्बन लगा हुआ है। चलो ये हो गया बराबर, है ना, इक्वल हो गया। बट इधर देखा आपने, इस CH से एक CH3 लगा हुआ है, जबकि इस वाले C से दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे CH2 है। तो ज़्यादा प्रतिस्थापी कौन सा हुआ, ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट किस पे लगे हुए हैं, इस पे लगे हुए हैं ना। तो इसी वजह से ये मोर स्टेबल हो जाएगा और वो लेस स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ब्यूटोइन को ही ब्यूटीन बोला जाता है। नहीं, ये ब्यूटोइन है ये वाला, और ये ब्यूटीन है, क्योंकि ब्यूटवनीन बोलने का तो कोई सेंस ही नहीं निकलता, है ना। तो इसी वजह से ब्यूटीन बोल देते हैं। आपको ये तो पता है ना ब्यूटोइन नाम कैसे दिया है? नहीं पता तो लो देख लो, मैं बताती हूँ। जैसे कि है ना, यहाँ पे ये 1 है, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4 दिया। तो आपने देखा 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आया है ना, और 4 कार्बन होते हैं तो क्या यूज़ में लेते हैं? ब्यूट। वो पढ़े होंगे ना, एथ मतलब मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट आता है। तो ब्यूट, अब देखो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 ईन, और डबल बॉन्ड होता है तो ईन आता है। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 है ना। तो यहाँ पर 1 नंबर पे का डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको ब्यूटवनीन बोला गया था और इसको ब्यूटोइन बोला गया था। अगर आपको ये नॉमेनक्लेचर नहीं आता है तो क्या करोगे, पुराने लेक्चर्स देखोगे। कौन से? GOC वाले। अब देखो डाई एल्किल हेलाइड है ना, डाई एल्किल हेलाइड 2 तरह के होते हैं, जैम हेलाइड भी होते हैं, विसिनल भी होते हैं। अभी बताती हूँ जैम क्या होता है, विसिनल क्या होता है। तो डाई एल्किल हेलाइडों को जिंक और CH3OH अथवा जिंक कॉपर युग्म या फिर Na धातु के साथ गर्म करने पर एल्कीन प्राप्त होती है। देखो जो रिएजेंट्स हैं वो तो आपको एज इट इज़ याद ही रखने पड़ेंगे, इसमें तो मैं क्या ही समझा सकती हूँ आपको, है ना। तो देखो जिंक CH3OH जिंक कॉपर युग्म और Na धातु के साथ गर्म करने पर एल्कीन मिलता है। किससे मिलता है? डाई एल्किल हेलाइड से। अब देखो जेम डाई हेलाइड क्या होते हैं, एक कार्बन पर लगे हुए अगर 2 हेलाइड लगे हों तो उसको जेम डाई हेलाइड कहते हैं। बट अगर 2 पास वाले कार्बन पे हेलाइड लगे होते हैं तो उसको विसिनल हेलाइड बोलते हैं। ठीक है, डाई हेलाइड बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ ना कि जिंक और CH3OH मतलब मेथनॉल की प्रेजेंस में गर्म किया तो ZnX2 मतलब जिंक जो है इन दोनों एक्स को अपने साथ लेके निकल लिया, तो ZnX2 बाहर हो गया और RCH डबल बॉन्ड CH2 बन गया। ओके, अब अपन पढ़ते हैं इसमें भौतिक गुणधर्म।
तो अपन ने प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन पढ़ लिए। अब अपन लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पर पहुंच चुके हैं। तो एल्कीन का गलनांक संगत अणुभार वाले एल्केन से अधिक होता है। एल्केन क्या होता है पता है ना, अपन ने जस्ट लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था, ये संतृप्त यौगिक वाला है ना, और ये होते हैं असंतृप्त एल्कीन, एल्कीन या एल्काइन। तो एल्कीन का जो गलनांक होता है और कवथनांक होता है ना, वो एल्केन से अधिक होता है। क्यों होता है वो भी बता देती हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिया था कि एल्केन के अंदर क्या है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है, जबकि एल्केन के अंदर क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है। तो एक आप बड़ी सी लकड़ी को तोड़ो जो मोटी है, और एक पतली सी लकड़ी को तोड़ो, आप बताओ किसको तोड़ने में ज़्यादा दिक्कत आएगी? मोटी लकड़ी को तोड़ने में ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा ना, पतली लकड़ी तो आराम से टूट जाएगी। तो कहने का मतलब ये था कि जो पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड होते हैं ना, उसको अपन लोग ज़्यादा हीट देंगे तब जाके वो मतलब मेल्ट होगी, इसी वजह से उसका गलनांक ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। और एल्कीन का कवथनांक एल्केन के अनुरूप ही परिवर्तित होता है। एल्कीन का कवथनांक संगत अणुभार वाले एल्केन से अधिक होता है। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी ना, एल्केन के अंदर मैंने डिटेल में बताया था कि जो कवथनांक होता है, अगर सेम मतलब सम नंबर में कार्बन हो तो उसका कवथनांक ज़्यादा होता है, बट अगर विषम संख्या में कार्बन होता है तो उसका जो कवथनांक है वो कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे मैंने परस्पर तनाव का कॉन्सेप्ट समझाया था, बहुत डिटेल में चीज़ें बताई गई हैं। आप पुराना लेक्चर पक्का देखना, आपको समझ आ जाएगा। तो एल्कीन का जो कवथनांक होता है वो एल्केन से ज़्यादा होता है ना, मतलब एल्केन के हिसाब से परिवर्तित होता है, जैसा मैंने एल्केन के वीडियो में आपको समझाया था। बट अगर संगत अणुभार वाले एल्केन की बात हो रही है, मतलब जैसे यहाँ पे CH3 एथीन हो गया है ना, एथेन हो गया सॉरी, और CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया एल्कीन। तो अगर ये इस वाले एथीन की बात करते हैं ना अपन, इस वाले एथीन की, तो एथीन की तुलना एथेन की करें और एथेन की बात करें तो आपको इसमें ये लिखा हुआ है कि एल्कीन का कवथनांक संगत अणुभार वाले एल्केन से अधिक होता है। मतलब एथीन का जो कवथनांक है वो एल्केन से तो अधिक होगा, मतलब एथेन से अधिक होगा। समझ गए? संगत अणुभार का मतलब ये जैसे दो दो कार्बन अपन ने यूज में लिया है ना, ऐसे। ठीक है। अब अपन ने ये चीज़ देख लिया है ना, इसके आगे देखते हैं। तो एल्कीन जो होता है वो बेंजीन CCl4 जैसे अध्रुवीय विलायकों में विलय होता है। अब आपको एक चीज़ बताई थी ना मैंने कि सेम को घोलता है, तो एल्कीन के अंदर भी आपने कोई चार्ज नहीं देखा होगा, आपने यही तो देखा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो जब ये खुद ध्रुवीय नहीं है तो ध्रुवीय विलायकों में कैसे डिजोल्व होगा? ध्रुवीय विलायक जैसे कि वाटर वगैरह हो गया है ना, तो अध्रुवीय विलायक होते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन। तो एल्कीन जो होता है वो इनमें घुलनशील होता है। अब बात कर लेते हैं रासायनिक गुणधर्म की, है ना। तो रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? एल्कीन एल्केनों की तुलना में बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। एल्कीन जो होते हैं वो एल्केनों की तुलना में ज़्यादा अधिक क्रियाशील होते हैं, इसी वजह से आप ऑर्गेनिक में देखोगे एल्कीन की रिएक्शन ज़्यादा देखने को मिलती है एल्केन की तुलना में। इनकी उच्च क्रियाशीलता इनमें उपस्थित द्विबंध के कारण होती है। अब आपको आपके सवाल में, आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि मैम ने बोल तो दिया एल्कीन जो होता है वो एल्केन की तुलना में बहुत अधिक क्रियाशील होता है, बट होता क्यों है ऐसा? तो बेटा ये इसी वजह से होता है क्योंकि एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, और आपको पता है एल्केन के अंदर तो सिंगल बॉन्ड ही देखने को मिलता है ना। जो एक सिग्मा व पाई बंध से बना होता है। पाई बंध दुर्बल होने के कारण आसानी से टूट जाता है तथा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के कारण कार्बन परमाणुओं पर आवेश आ जाता है। आपको मैंने इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव जो होता है ना वो स्थायी प्रभाव नहीं होता है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, मीजोमेरिक इफेक्ट हो गया, ये सारे जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जो होता है परमानेंट नहीं होता, ये तो उत्प्रेरक की प्रेजेंस के अंदर आता है बस ये प्रभाव। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको डिटेल में GOC के अंदर पढ़ाई हुई है, आप वो वाली वीडियोज़ जाके देखना, अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो देखो, जो एक सिग्मा व पाई बंध से बना होता है, तो क्या होता है ना कि पाई बंध को इजीली ब्रेक किया जा सकता है, तो पाई बंध दुर्बल होने के कारण आसानी से टूट जाता है। तथा एल्केन जो होता है वो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव शो करता है। ओके, कार्बन परमाणुओं पर उसकी वजह से क्या है, हल्के फुल्के आवेश आ जाते हैं। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या होता है। वैसे मैंने पुरानी वीडियो में डिटेल में समझा रखा है, आपको वो वीडियोस देखी नहीं चाहिए, मैं आपको पक्का बोल रही हूँ। अब देखो, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, मान लो CH2 लगा हुआ है, यहाँ पे CH2 लगा है, कोई भी उत्प्रेरक यहाँ पे कैसा होगा उसके ऊपर डिसाइड करेगा कि ये वाला एरो इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा, क्योंकि इसका मतलब है इधर ये वाला एरो आ रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इस पे आ रहे हैं, तो इस पर आएगा माइनस चार्ज और इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, राइट। बट अगर इधर वाला एरो इधर आ रहा है तो इस पर आएगा मतलब माइनस आएगा, पार्शियल माइनस, और इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। समझ गए? तो ये एरो किस तरफ मूव करेगा
ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से। और ये किस पे डिपेंड, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किस पे डिपेंड करेगा, उत्प्रेरक की प्रेजेंस पे, मतलब जो एरो पे जो उत्प्रेरक लगा होगा ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको ये चीज़ें डिटेल में समझ में आ रही होंगी, उम्मीद तो पूरी यही है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मैम थोड़ा स्लो पढ़ाओ या फिर मैम थोड़ा फास्ट चलो, जो भी आपको बताना है। आपके सजेशन जो होंगे अगर मानने लायक होंगे तो पक्का मानूंगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर नहीं, मतलब आपको अब इतनी सारी सीरीज चल रही है ना, तो मैम ही भूल जाती है कि क्या बोलना है। ठीक है, जीके की अलग चल रही है, ये अलग चल रही है, वो अलग चल रही है, तो सब आपके लिए चल रही है, अच्छे से पढ़ाई करो। अब देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, मैंने बताया था ना ये जो आक्रमणकारी अभिकर्मक होता है इसी पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कि किस पे प्लस आएगा किस पे माइनस आएगा। तो ऐसा आया, तो इसका मतलब ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। हो सकता है ये एरो ऐसा आया हो क्या सकता है ऐसे ही आया होगा, तभी तो इस पे पार्शियल माइनस और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती है, तो ये योगात्मक अभिक्रियाएं जो होती है ना मार्कोनिकॉफ नियमानुसार होती है। मार्कोनिकॉफ का रूल तो आपको पता ही होगा, ये तो भाई ऑर्गेनिक पढ़ो और आपको मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल नहीं पता हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मार्कोनिकॉफ में आप बेसिकली इतना ध्यान रखा करो। बताती हूँ अभी मैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होता है, देखो अपन लोग इसकी क्रियाविधि देखने वाले, तो सबसे पहले मान लो कोई मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, है ना, इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होगा। फिर इस पद में बने इलेक्ट्रोफाइल व न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल को कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जबकि न्यूक्लियोफाइल को प्रतिकर्षित करते हैं। अब आपको पता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है वो बेसिकली ऐसा होता है, देखो ऐसे फील करना, यहाँ पे है तो एक ऐसे और एक ऐसे, है ना, इस पे है माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना आपको पता है ऐसे ही शो करते हैं, तो बट अपन इसको ऐसे डबल बॉन्ड से शो कर देते हैं, वो अलग बात है। तो ये माइनस है, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ऑब्वियस है प्लस वाले चार्ज को। प्लस किस पर होता है, इलेक्ट्रोफाइल पर, तो इलेक्ट्रोफाइल को तो अट्रैक्ट करता है, और न्यूक्लियोफाइल पर आपको पता होना चाहिए नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको ये रिपेल करेगा। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इस पद में बने इलेक्ट्रोफाइल व न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल को कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जबकि न्यूक्लियोफाइल को प्रतिकर्षित करते हैं। यही कारण है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल का योग होता है और न्यूक्लियोफाइल से पहले होता है, समझ गए। इसी वजह से अपन ने इस रिएक्शन को क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का योग हो रहा है, इसी वजह से इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहा गया है। ठीक है, अब सेकंड पद में क्या हुआ, अपन ने इलेक्ट्रोफाइल बना लिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही के योग से मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है जब इलेक्ट्रॉन स्नेही आकर के जुड़ जाता है ये इलेक्ट्रोफाइल। मान लो ये जो है ऐसे मूव करा, है ना, ऐसे मूव करेंगे तो फिर आपको एग्जाम्पल ढंग से समझा नहीं पाऊंगी। एक काम करते हैं, इस वाले को अपन ऐसे मूव करवा देते हैं, तो इस पर आएगा माइनस चार्ज, इस पर आएगा प्लस चार्ज। ठीक है, तो आपको भी पता है इलेक्ट्रोफाइल किसके पास जाके जुड़ेगा, जिसपे माइनस चार्ज आएगा, इसी वजह से इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ा है और दूसरे पे प्लस, वैसा कि वैसे ही बना हुआ है। तो ये क्या है, इंटरमीडिएट है कार्बोनियम आयन। और ये तो आपको पता ही होगा कि कोई भी रिएक्शन अगर स्लो हो रही है, स्लो प्रोसेस हो रहा है, तो क्या होता है, स्लो होती है तो क्या होती है, वो आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ना। आरडीएस के बारे में सुना होगा आपने, अगर काइनेटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज हो तो। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया ना, अब तो याद रहेगा। जो स्लो स्टेप होती है वही आरडीएस होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। ये हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, नाभिक स्नेही के योग से उत्पाद का निर्माण। तो अब है ना इलेक्ट्रोफाइल का योग हो चुका है ना, इसके बाद में न्यूक्लियोफाइल का योग होता है। अपन ने इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया इसलिए बोली थी क्योंकि जुड़ने तो दोनों थे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, पर पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा था, दूसरी बाद में न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है। तो जो पहले जुड़ता है ना उसी के नाम पे उस रिएक्शन का नाम पड़ता है, इसी वजह से इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया बोला गया था। ठीक है, अब देखो नाभिक स्नेह के योग से उत्पाद का निर्माण। तो नाभिक स्नेह की अब इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ चुका है। अब आपको पता है न्यूक्लियोफाइल के पास में माइनस होता है, तो ये कहाँ जाएगा, प्लस के पास जाएगा और ये जुड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट मिल गया आपको। अब ये स्टेप फास्ट होता है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन का योग, अपन ने इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती है वो देख लिया था। अब इसके अंदर अपन लोग हाइड्रोजन का योग देखते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो उत्प्रेरक निकल की उपस्थिति में एल्कीन को H2 के साथ अगर 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें ना, तो एल्केन बनते हैं। मतलब आपको अगर एल्कीन से एल्कीन बनाना है, आप
आई थिंक ये वाली रिएक्शन मैंने आपको मेथड्स ऑफ मतलब प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्केन में भी करवाई थी, क्योंकि प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्केन में हमें ये देखना था कि कैसे कैसे हम एल्केन बना सकते हैं, बट हमने एल्कीन के अंदर ये देखना था कि हम कैसे कैसे एल्कीन बना सकते हैं। तो हम एल्केन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गर्म करने पर एल्केन बनते हैं। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। मैंने आपको पहले भी ये दो वर्ड क्लियर करें कि ऊष्माक्षेपी क्या होता है और ऊष्माशोषी क्या होता है। जो ऊष्माक्षेपी होती है उसके अंदर हमें एनर्जी रिलीज होती है, मतलब एनर्जी बाहर निकलती है उस रिएक्शन से, और एनर्जी बाहर निकलती है तो एक फेवरेबल स्टेट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हर कोई सिस्टम अपनी एनर्जी को कम करना चाहता है, क्योंकि जितनी कम एनर्जी होगी वो सिस्टम उतना ही स्टेबल हो जाएगा। बट ऊष्माशोषी रिएक्शन किसे बोलेंगे? जिसके अंदर रिएक्शन को करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। अगर हम लोग देंगे तो उसको ऊष्माशोषी बोलेंगे, और अगर एनर्जी निकलेगी तो उसको अपन ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर इसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं और जिस ऊष्माशोषी को एंडोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है। और ये कौन सी क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है? तो ये मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण में, मतलब निकल की प्रेजेंस में H2 को एडिशन पे कौन सी क्रियाविधि फॉलो होती है? तो ध्यान रखना मुक्त मूलक क्रियाविधि, क्योंकि बहुत तरह की क्रियाविधि होती है। जिस तरह का इंटरमीडिएट बनता है ना, उसी के नाम पर इसके मतलब उसी के अकॉर्डिंग नाम पड़ते हैं। जैसे अगर किसी में कार्बेनाइन बन रहा है, मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बेनाइन वाली क्रियाविधि हो गई। जैसे कार्बोकेटाइन हो गया, क्योंकि अगर मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकेटाइन बन रहा है तो फिर उसको तो उसे कार्बोकेटाइन वाली बोल देंगे, ठीक है। तो मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है इसके अंदर, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी एल्कीन में अब आपको पता ही है, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो तो एल्केन मिल जाता है। इस अभिक्रिया को साबात्य सेंटेंस अपचयन कहते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, बट यहाँ पे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में दोबारा आया तो पढ़ाना पड़ेगा। ये मैंने कहाँ बताई थी? तो इससे पहले जस्ट एल्केन का लेक्चर करवाया था मैंने, कंप्लीट एल्केन के बारे में बताया, तो वहाँ पे ये रिएक्शन करी थी अपन ने। एल्केन का उत्प्रेरक या हाइड्रोजनीकरण समपक्ष योगात्मक अभिक्रिया है। अब आपको एल्केन का जो उत्प्रेरक या हाइड्रोजनीकरण है ना, वो समपक्ष योगात्मक अभिक्रिया है। ये चीज़ ध्यान रखना। ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि अभी बताया था आपको एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रकार निष्कासित ऊष्मा जो है एल्केन के स्थायित्व के साथ कम होती है। आपको भी बताया था कि जो जितना स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी, मतलब उतनी ही ज़्यादा रिलीज होगी। तो देखा जाए तो एल्कीन का स्थायित्व समानुपाती होता है हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा के, क्योंकि अगर हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा ज़्यादा रिलीज हो जाती है तो एल्कीन का स्थायित्व बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा और एल्कीन का स्थायित्व एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो गए ना, मतलब ऊष्मा ज़्यादा रिलीज हुई तो एल्कीन का स्थायित्व, एक सेकेंड बच्चों। तो इसमें बेसिकली क्या है ना, इसमें ये चीज़ बताई गई है कि जो एल्कीन का स्थायित्व है ना, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है एल्कीन की H2 के साथ क्रियाशीलता के स्थायित्व क्रम के। देखो अपन ने इसमें क्या किया, अपन को लेना क्या है, एल्कीन लेना है एज ए रिएक्टेंट, और एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण करवाने से हमें क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। तो देखो ये एल्कीन कब इतना इजीली रिएक्ट करेगी, तब करेगी ना जब ये स्टेबल कम होगी, और स्टेबल कम होगी तो क्या होगा, हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का ज़्यादा रिलीज होगा, क्योंकि आपको बताया था कि जो एल्कीन कम स्टेबल होती है वही तो हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का ज़्यादा रिलीज करेगी। बट अगर एल्कीन ज़्यादा स्टेबल हो गई तो वो हाइड्रोजनीकरण का ऊष्मा को कम रिलीज करती है, और एल्कीन जो है वो हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता भी कम शो करेगी। तो कहने का मतलब ये है, एक बार वापस से बोल देती हूँ क्योंकि क्या पता ये चीज़ पल्ले ना पड़ी हो। तो देखो एल्कीन का स्थायित्व व्युत्क्रमानुपाती होता है हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा के। क्यों? क्योंकि एल्कीन का इसलिए देख लेते हैं क्योंकि ये एज ए रिएक्टेंट मतलब उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। तो एल्कीन जितना ज़्यादा स्थायित्व होगा वो उतना ही कम रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ में, समझ गए? तो उल्टा चलता है इनका क्रम, इसी वजह से व्युत्क्रमानुपाती है। और अगर एल्कीन कम स्टेबल है तो हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का रिलीज ज़्यादा करेगा, क्योंकि वो फटाफट एल्केन में कन्वर्ट होना चाहेगा ना, इसी वजह से। बट अगर एल्किन का स्थायित्व बहुत ज़्यादा है, मतलब वो स्टेबल है, तो वो क्यों चाहेगा आगे जाना, तो हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का कम रिलीज करेगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट। अब तो आपको ये चीज़ें मेरा ये भाषण समझ में आया हो या नहीं आया हो, पर ये चीज़ तो आपको इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखनी है ना। जब कुछ चीज़ें अपने सर के ऊपर से जाने लगे ना, तो
आप तो ये ध्यान रखा करो कोई इंपॉर्टेंट क्या है, चलो ये कागज़ में लिख लेता हूँ, मुझे ये चीज़ तो ध्यान रखनी ही है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजनीकरण के लिए एल्कीन का ऑर्डर क्या है, तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है Cr2 डबल बॉन्ड Cr2, उसके बाद में RCH डबल बॉन्ड Cr2, फिर के उसके बाद में R2C डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद में RCH डबल बॉन्ड CHR। इसमें भी याद रखना ये यहाँ ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि ये RCH डबल बॉन्ड CHR तो सबको याद रह जाता है, पर देखो मैं थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। ये देखो ये C है और ये C है ना, यहाँ पे H लगा हुआ है, इधर R लगा हुआ है, इधर H लगा हुआ है, ये R लगा हुआ है, तो ये सेम परमाणु सेम साइड है, समझ रहे हो। तो ये सिस हो गया और सिस ये हो गया, और ट्रांस कौन सा हो जाएगा जिसमें एक तरफ H है और एक तरफ R है और दूसरी तरफ इधर तो R हो गया और इधर H हो गया, है ना, हो गया ना ये अपोजिट। तो ये जो ट्रांस वाला है ना ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है किसकी तुलना में, सिस की तुलना में। समझ में आ गया। तो सिस वाली जो एल्कीन है वो कम रिएक्टिव होती है किसके प्रति, हाइड्रोजनीकरण के प्रति, समझ गए। तो कुछ हो ना हो ये वाला ऑर्डर तो बट्टू ऑन टिप्स होना चाहिए आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने इंपॉर्टेंट लगाने हो ना उतने लगा लेना, बट याद जरूर कर लेना, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट लगा के छोड़ दिया कि मैम ने तो बस इतना ही बोला था, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। क्रियाशीलता का क्रम दे रखा है इसके अंदर। तो अब देखो क्रियाशीलता का क्रम इधर से इधर आने पर बढ़ रहा है ना, तो मतलब सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन हो गया, ये। और एक सेकेंड, और इस तरफ दे रखा है एल्कीन की स्थायित्व क्रम, ये वाला। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं बता देती हूँ एक बार, ये जो स्थायित्व क्रम है वो इस टेबल के साथ में और क्रियाशीलता क्रम इसके साथ में, ठीक है। तो अब आपको क्लियर दिखेगा, एक सेकेंड रुक जाओ। ये देखो स्थायित्व क्रियाशीलता का क्रम इस तरफ आने पर बढ़ रहा है क्योंकि एरो का निशान इधर है, मतलब सबसे ज़्यादा क्रियाशील एल्कीन कौन सी होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगी, एथीन, ठीक है। उसके बाद में ये होगी, उसके बाद में ये होगी, उसके बाद में ये, ऐसे, ठीक है। बट अगर स्थायित्व का क्रम पूछे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये। और आपको ये तो पता ही है जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही कम हो जाएगी। तो एक ऑर्डर याद रख लो, दूसरा उसका विपरीत होगा। तो क्रियाशीलता का क्रम हमने देख लिया है, अब आगे चलते हैं। हेलोजन का योग, अब जिस तरह से अपन ने हाइड्रोजन का योग पढ़ा है ना, वैसे ही अपन लोग अब हेलोजन का योग पढ़ने वाले हैं। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, यहाँ पे अपन Br2 का एडिशन करवाने वाले हैं, ठीक है। और Br2 का एडिशन आप ध्यान रखना है, Br2 जो होता है वो एंटी एडिशन करता है। अब एंटी एडिशन और सिन एडिशन ये थोड़ा मतलब हाई लेवल की केमिस्ट्री हो गई, बट फिर भी हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए। तो प्लस Br2, तो CH3 CH Br, आप तो इतना ध्यान रखो, एक Br तो इधर आ गया और एक Br इधर चला गया, ओके। अब इसके बारे में देख लेते हैं हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम। जैसे हमने हाइड्रोजनीकरण में ये देखा था ना कि एल्कीन की क्रियाशीलता का क्रम कैसा होता है, और बताया भी था, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब जस्ट इसके ऊपर वाले एग्जाम्पल में। ऐसे ही हैलोजन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा इसकी क्रियाशीलता किसकी है। तो Cl2 सबसे पहले रिएक्ट करता है, उसके बाद में Br2, उसके बाद में I2, ओके। अब देखो हेलोजन के योग का त्रिविम रसायन, मतलब हेलोजन के योग के बाद में आपको क्या सा प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखो इसमें जैसे समपक्ष 2 ब्यूटीन है, समपक्ष में सिस 2 ब्यूटीन में ब्रोमीन का योग होने पर +2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन और -2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन समान मात्रा में प्राप्त होते हैं। अब जब आपको ऐसा हो कि प्रोडक्ट में आपको प्लस वाला भी मिल रहा हो और माइनस वाला भी मिल रहा हो, तो ये रैसिमिक मिश्रण होता है। अगर आपने प्रकाशिक समावृतता के बारे में पढ़ा होगा, या फिर आपने आई थिंक SN1 मैकेनिज्म के बारे में भी पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा वहाँ पे रैसिमिक मिक्सचर मिलता है। इसका मतलब ये है कि एक मतलब जैसे सरल ध्रुवित प्रकाश होता है ना, ये वाला प्रकाश, तो क्या होता है ना कि पदार्थ इसको ऐसे भी रोटेट कर सकता है, राइट डायरेक्शन में भी और लेफ्ट डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है। तो राइट में करता है तो इसको डेक्स्ट्रो बोलते हैं, और बट लेफ्ट में करता है तो इसको लीवो रोटेटरी बोला जाता है। लीवो L आता है और डेक्स्ट्रे में D आता है। तो आई थिंक डेक्स्ट्रो को प्लस से डिनोट करते हैं, लीवो को माइनस से डिनोट करते हैं। तो आप तो सिर्फ इतना ध्यान रखो, जो Br जो होता है वो एंटी एडिशन करता है, और जब ये एंटी एडिशन करता है ना, तो दोनों तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, प्लस वाला भी माइनस वाला भी। क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पे रैसिमिक मिश्रण बनता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना,
ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो मान लो कोई प्रोडक्ट है जो सिन है, उसके ऊपर अगर एंटी एडिशन होता है तो आपको रेसिमिक मिश्रण मिलता है ना। बट अगर रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, बट अगर आपके पास में यहाँ पर एंटी दे रखा है ना, एंटी दे रखा और इसके ऊपर एडिशन भी कैसा हो रहा है, एंटी एडिशन हो रहा है, तो आपको क्या मिलता है, मीज़ो प्रोडक्ट मिलता है ना। आपको अगर ये राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो बेटो मैंने बोला है ना, आप वहाँ से मतलब मैंने बोला है ना उसे ढंग से सुनकर अपने नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि ये पेन थोड़ा ऐसा ही चलता है। बाकी वापस से ट्राई करती हूँ कि सिन पर अगर एंटी एडिशन होता है तो क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। बट अगर सिन पर सिन एडिशन होता है या फिर एंटी पर एंटी एडिशन होता है तो क्या मिलता है, मीज़ो मिलता है ना। अगर आपने किसी ने भी स्टीरियो पढ़ी होगी तो आपको पता होगा मीज़ो कंपाउंड क्या होते हैं और रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अदरवाइज ये टॉपिक ही ख़त्म नहीं होगा। और स्टीरियो आपके सिलेबस में भी नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा। तो इसके अंदर आपको पता चल गया ना कि रेसिमिक मिक्सचर प्राप्त होता है। अब देखो पहले अपन ने समपक्ष ट्यूब्यूटेन का देखा था, मतलब सिस ट्यूब्यूटेन का। अब अपन विपक्ष ट्यूब्यूटेन में ब्रोमीन का योगात्मक अभिक्रिया होने पर मीज़ो मिलता है, क्योंकि विपक्ष माने एंटी। तो आपको अभी बताया था एंटी के साथ में एंटी एडिशन होता है तो क्या मिलता है, मीज़ो प्रोडक्ट मिलता है ना। तो यहाँ पे मीज़ो प्रोडक्ट मिला है। जबकि सिन, क्योंकि जो सिस होता है वो सिन की जैसा होता है, तो सिन पर अगर एंटी एडिशन होता है तो क्या मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। आई होप आपको ये वाली वर्ड जो लिखा हुआ है वो सब समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखो जल का योग, अब वाटर किस तरह से इस पे एडिशन होता है, ये चीज़ देखने वाली बात है ना। तो जल का योग किस तरह से होता है, तो 2 मेथिल प्रोपीन पर वाटर का योग करवाया है, तो इधर OH आकर जुड़ा है और इधर H आकर जुड़ा है, ठीक है। और ये मिल गया 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल, और किसकी प्रेजेंस में, H+ की प्रेजेंस में, ठीक है। H+ मतलब कोई भी एसिड लिया हुआ होगा। अब इसकी क्रियाविधि क्या होगी, मतलब अपन ने वाटर का योग तो कर दिया, बट इसकी भी एक क्रिया होती थी, है ना। तो अपन लोग ये देखेंगे, वैसे ऐसे बता देते हैं कि क्यों हुआ है, क्योंकि अपन लोग ये देखते हैं कि मोल स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ पर बन रहा है ना, मतलब कहाँ पर प्लस चार्ज जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो आपको पता चल रहा होगा इन दोनों में से प्लस चार्ज जो है वो यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि CH3 भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप और CH3 भी, ये वाला भी, क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, इसका भी प्लस आई इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। इस वजह से यहाँ पे जो प्लस है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे आके न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन है, OH है। इसी वजह से ये मिला है। बट अपन डिटेल में देखते हैं कि क्रियाविधि होती क्या है ना। देखो प्रथम पद में क्या होता है ना कि द्विबंध के प्रोटोनीकरण के फलस्वरूप कार्बोनाइन का निर्माण होता है, मतलब कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। तो वैसे सबसे पहले H3O+ बन गया, H+ आपको दे रखा है, H+ के साथ में H2 रिएक्ट करके H3O+ बना लिया, यह एसिडिक प्रवृत्ति का हो चुका है। अब देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड CH2 है ना, पाई बॉन्ड, इसने इस हाइड्रोजन पे अटैक किया और हाइड्रोजन को ले लिया। बाकी इसने ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन प्लस रखना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है, तो ये तो यही चाहेगा मेरे ऊपर अगर कोई आवेश आए तो भी वो माइनस ही आए। तो इस वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ चुका है CH2 के पास में, तो ये CH3 हो गया और यहाँ पर प्लस हो गया, है ना। यहाँ पर प्लस आ गया, प्लस H2, तो ये कार्बोकेटाइन मिल गया। तो आपसे अगर कोई पूछे कि अगर एल्केन पर मतलब एल्केन पर हेलोजन का योग करेंगे तो इंटरमीडिएट के रूप में आपको क्या मिलेगा, तो ध्यान रखना कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के रूप में मिलता है। कार्बोकेटाइन को ऐसे भी डिनोट करते हैं, मतलब कार्बन के ऊपर प्लस लगा के, ठीक है, और कार्बोनाइन को करते हैं कार्बन के ऊपर माइनस लगा के। अब इसके बाद देखते हैं द्वितीय पद, जल का अणु कार्बोनाइन पर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है। तो द्वितीय पद के अंदर क्या होगा, देखो पहले पद के अंदर प्रोटोनेशन हुआ है, द्वितीय पद में होता है जल का अणु जो है कार्बोनाइन पर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है। नाभिक स्नेही मतलब आपको बताया था अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो उसको मतलब उसको नाभिक से नहीं आक्रमण बोलेंगे, बट अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो उसको इलेक्ट्रॉन से नहीं आक्रमण बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अटैक कर रहा है, ऑक्सीजन के पास में आपको पता होना चाहिए यहाँ पे मतलब इसके पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली माइनस चार्ज ही अटैक कर रहा है ना, इसी वजह से इसको नाभिक से नहीं आक्रमण बोला है। तो जब ये अटैक करता है तो ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। इसके बाद में तृतीय पद में क्या होता है, द्वितीय पद से प्राप्त उत्पाद में विप्रोटोनीकरण होता है। देखो सबसे पहले प्रोटोनेशन हुआ, मतलब प्रोटोनेशन हुआ है ना, प्रोटोनेशन मतलब H+ का जुड़ना, उसके बाद में हुआ नाभिक स्नेही का आक्रमण, उसके बाद में हुआ विप्रोटोनीकरण मतलब प्रोटॉन को वापस से निकल जाना, मतलब H+ का बाहर निकल जाना। तो देखो हमें ये मिला था सेकंड वाले स्टेप में, तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकल गया है ना, ये वाला हाइड्रोजन किसी और H2O मॉलिक्यूल ने ले लिया,
अब ऐसा तो होता नहीं है कि एक ही H2O मॉलिक्यूल भेजा है अपन ने रिएक्शन करवाने के लिए, रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पे बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल है, तो दूसरे वाले H2O मॉलिक्यूल ने इस H को ले लिया, H को लेने की वजह से क्या बन गया, ये बन गया आपको, और आपको यही तो चाहिए था, है ना, प्लस H3O प्लस। आपने बेसिकली क्या करवा दिया, जो आपने एल्कीन ली थी ना, एल्कीन के ऊपर आपने वाटर का योग करवा दिया। ओके, और आप चाहते भी तो यही थे कि इस पर जल का एडिशन हो जाए अच्छे से। अब आगे देखते हैं। अगर आपको वीडियो सीरियसली ऐसा लग रहा है ना कि बहुत लंबा हो गया है, बहुत लेंदी हो गया है, तो आपको मैंने बहुत बार बोला है कि आप 30 मिनट के अंतराल पे देख लिया करो, कोई आपको अवार्ड नहीं मिलने वाला अगर आपने एक वीडियो एक साथ देख ली तो। बस आपको समझ में आनी चाहिए, और समझ में ना आए तो आप दूसरी बार भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी कोई बड़ी बड़ी वीडियोज़ नहीं है कि 2 घंटे 3 घंटे लगे, आप वापस से 1 घंटे में अपना रिविज़न भी कर सकते। अब तो थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, इसी वीडियो में कंप्लीट करवा देती हूँ, ठीक है। हैलोजन अम्लों का योग, तो हैलोजन अम्लों का, अभी अपन ने वाटर का योग देख लिया है, हैलोजन्स का योग देख लिया, अब अपन बात करने वाले हैलोजन अम्ल। हैलोजन अम्ल कौन से होते हैं, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, ठीक है। राइटिंग भले ही समझ में नहीं आए पर बोला हुआ तो समझ में आता है ना। एल्किन पर हैलोजन अम्लों HX के योग से एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। यदि एल्किन असम्मित हो तो इसका योग मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होता है। मार्कोनिकॉफ का रूल अभी आपको बता ही दिया था, इलेक्ट्रोफाइल आके वहाँ जोड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है, और न्यूक्लियोफाइल जैसे यहाँ पे X माइनस वगैरह है, ये कहाँ जोड़ रहा है, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार किसी असम्मित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग होने पर HX अणु का ऋण भाग मतलब X माइनस द्विबंधित कार्बन में उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम हो। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो, बट अब आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जुड़ गया जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ऋणात्मक पार्ट कहाँ जुड़ेगा, हाइड्रोजन जहाँ कम होंगे ना। तो जो मैंने बोला वो भी सही है, जो इसमें लिखा हुआ है वो भी सही है। तो आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अब पर आप दोनों याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप सिर्फ इतना याद रखो, जो X माइनस है वो कहाँ जुड़ता है, वो वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम हो। न्यूक्लियोफिलिक पार्ट वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम हो, या फिर ऐसे याद रख लो, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि मार्कोनिकॉफ का रूल है क्या। तो देखो RCH डबल बॉन्ड CH2 है ना, HX है, अब इसको जोड़ा तो X इधर जुड़ जाएगा, H इधर जुड़ जाएगा, तो ये मिल गया, ठीक है। X के बराबर क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, एक बार और बता देती हूँ कि असम्मित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड HX का योग होने पर HX अणु का ऋण भाग X माइनस द्विबंधित कार्बन में से उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। अब आप बोलोगे मैम ये असम्मित का क्या चक्कर है ना, ये भी आप क्लियर कर लो, अभी बता देती हूँ। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अब यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किधर भी H जोड़ दो, किधर भी X जोड़ दो, या किधर भी X जोड़ दो, किधर भी H जोड़ दो, क्योंकि इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो, बट अगर यहाँ पर दे रखा है CH और यहाँ पर कुछ और जोड़ रखा है, और यहाँ पर दे रखा है CH2, अब पता चल रहा है ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो कम वाले के साथ में X जुड़ेगा, ज़्यादा वाले के साथ में H जुड़ेगा, तो ये हो गई असम्मित एल्केन। समझ में आ गई। तो जब असम्मित एल्केन की बात होती है ना, तभी मार्कोनिकॉफ रूल की बात होगी। अब देखो जल अपघटन, एल्कीन का जल अपघटन H2SO4 की उपस्थिति में होता है। इस अभिक्रिया में पहले सांद्र H2SO4 के योग से एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है जो जल अपघटन पर अल्कोहल देता है। क्या होता है, एल्कीन का जल अपघटन H2SO4 की उपस्थिति में, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की उपस्थिति में। इस अभिक्रिया में पहले सांद्र H2SO4 के योग से एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है जो जल अपघटन पर अल्कोहल देता है, ठीक है। इसमें अपन लोग हाइड्रोलाइसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले एल्कीन ने H2SO4 के साथ में रिएक्शन करी, है ना, रिएक्शन करके ये बनाया, उसके बाद में इसके अंदर से H2SO4 निकल गया, अपन को सेकेंडरी अल्कोहल मिल गया, ठीक है। अब देखो खरास इफेक्ट क्या होता है। खरास के अनुसार ऑक्सीजन या कार्बनिक पेरोक्साइड जैसे बेंजोल पेरोक्साइड की उपस्थिति में किसी असम्मित एल्कीन में HBr का योग मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है। जैसे मार्कोनिकॉफ नियम में तो क्या हुआ था, जो ऋणात्मक पार्ट है जैसे Br माइनस, Cl माइनस, I माइनस, ये सब कहाँ जुड़े थे, ये सब जाके जुड़े थे जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम थी, राइट। बट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, ये वहाँ जाकर जुड़ते हैं जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। मतलब बिल्कुल मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट जो होता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। और ये रूल दिया किसने था, खरास ने दिया था। खरास कौन थे, एक वैज्ञानिक थे। इसी वजह से जो एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल है इसको खरास रूल के नाम
नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख लो, ये HBr है तो मार्कोनिकॉफ रूल तो ये बोलता है कि Br वहाँ जुड़ना चाहिए जहाँ हाइड्रोजन कम है, मतलब Br को यहाँ जुड़ना चाहिए था मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। पर एंटी मार्कोनिकॉफ बोलता है कि Br वहाँ जुड़ना चाहिए जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। तो देखो हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, इसी वजह से HBr ऐसे यहाँ जुड़ा है। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि कब मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है और कब नहीं लगाना? तो अगर आपको एरो के ऊपर कार्बनिक पेरोक्साइड जैसे बेंजोल पेरोक्साइड वगैरह अगर दिया हुआ हो तो समझ जाना यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा और उसी से प्रोडक्ट बनाना है। क्योंकि आप अगर ऑप्शंस देखोगे तो आपको वहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल से बनने वाला मतलब प्रोडक्ट भी मिलेगा और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से भी बनने वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर आप क्लियर होगे, आपको पता होगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ लगता है, क्योंकि कार्बनिक पेरोक्साइड दे रखा है यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है, तभी आप ये करेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे और गलत करके आओगे। ठीक है, क्योंकि अगर यह ध्यान नहीं रहा और आपने HBr देखा, आप फटाफट सोचोगे अरे वाह इसमें तो मार्कोनिकॉफ रूल लगना है, और आप Br को कहाँ चिपका दोगे, CH के वहाँ, और चिपकाते क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव में मार्क्स। बट आपको नेगेटिव में मार्क्स नहीं लेने हैं, तो इसी वजह से ध्यान रखना मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। मार्कोनिकॉफ रूल के अंदर जो X माइनस वाला पार्ट है वो कहाँ जाकर जुड़ता है, वो वहाँ जाकर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। बट एंटी मार्कोनिकॉफ में X माइनस वाला कहाँ जाकर जुड़ता है, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, कितनी खुशी होती है ना जब 7 से, जैसे 7 से यहाँ पे 8 आ गया, मतलब 8 पेजेस आ गए हैं ना, जब से ही आपको पता है कि 9 होंगे वैसे ही ख़त्म हो जाएगी क्लास, है ना, होने ही वाली है, टेंशन ना लो। तो हम लोग ऑक्सीकरण के बारे में देख लेते हैं। तो ऑक्सीकरण के अंदर क्या होता है, एल्किन बेयर अभिकर्मक, आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है कि बेयर अभिकर्मक क्या होता है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि 1% ठंडा तनु क्षारीय KMnO4 विलयन को बेयर अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। और ये क्या करता है, एक तरह से ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो बेयर अभिकर्मक क्या होता है, आगे से ध्यान कभी भी, मतलब मैं तो आपसे पूछने आऊँगी नहीं, बट ध्यान रखना कि 1% ठंडा तनु क्षारीय KMnO4 को बेयर अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एल्किन, और ये क्या करता है, एल्किन का रंग उड़ा देती है ना। अतः ये अभिक्रिया द्विबंध की उपस्थिति ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है। अगर कोई बोले आपको कि आपके पास में कोई एल्कीन है, इसके अंदर डबल बॉन्ड, मतलब आपके पास में कोई कम यौगिक है, क्योंकि एल्कीन बोल देंगे तो आपको पहले पता चल जाएगा इसमें डबल बॉन्ड है ना। मान लो आपको कोई बोल दे कि आपके पास में कोई यौगिक है, आपको ये पता करना है इसके अंदर डबल बॉन्ड है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो अगर ऑप्शन में दे रखे हो पेयर अभिकर्मक का यूज़ कर सकते हैं, तो हाँ ऑब्वियस है कर सकते हैं, वही टिक होगा आंसर। ठीक है, इसके अलावा यह अभिक्रिया एल्कीन का हाइड्रोक्सिलीकरण कहलाती है। ये जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाती है, हाइड्रोजन एल्कीन का हाइड्रोक्सिलीकरण कहलाती है। ठीक है, जैसे कि 2KMnO4 है, H2 के साथ में रिएक्शन करके 2MnO2 बना लेता है, 2KOH बना लेता है, 3 ऑक्सीजन। अब ये क्या करेगा, हमें तो इतना पता है कि जो KMnO4 होता है ना, 1% KMnO4 बेयर्स अभिकर्मक, वो क्या करता है, एल्कीन का ऑक्सीकरण करता है। तो एल्कीन के ऑक्सीकरण से क्या मिलता है, आप इतना ध्यान रखो, एथिलीन ग्लाइकोल, मतलब यहाँ पर भी एक OH जुड़ जाएगा और यहाँ पर भी OH जुड़ जाएगा और ये एक बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो एथिलीन के ऑक्सीकरण से आपको एथिलीन ग्लाइकोल मिलता है 1% बेयर, मतलब 1% KMnO4 मतलब बेयर अभिकर्मक के प्रेजेंस में। ठीक है, और सभी असंतृप्त कार्बन यौगिक जो होते हैं तनु क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का बैंगनी रंग उड़ा देते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का बैंगनी रंग कौन उड़ा देता है, तो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है, समझिए, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड। तो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या करते हैं, वो करते हैं जैसे KMnO4, अगर आपने देखा होगा पोटेशियम परमैंगनेट, तो आपको पता होगा ये हल्का पर्पल या पिंक कलर का होता है। ठीक है, आपने लैब में काम किया होगा तो KMnO4 तो देखा ही होगा ना, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, गूगल जी है ना, आप गूगल जी मीन्स गूगल पे जाओ, उस पर KMnO4 डालना, उसकी इमेज देखना, आपको पता चल जाएगा KMnO4 कौन से कलर का होता है। तो ठीक है, सभी असंतृप्त कार्बनिक यौगिक तनु क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का बैंगनी रंग उड़ा देते हैं। ठीक है, अम्लीय KMnO4 की अभिक्रिया, अब हमने अभी देखा था KMnO4 का मतलब हाइड्रोक्सिलीकरण वाली रिएक्शन देखी थी, अभी जस्ट अपन देखने वाले हैं अम्लीय KMnO4 कैसे रिएक्ट करता है। तो जब अम्लीय KMnO4 रिएक्ट करता है ना, तो हमें क्या मिलता है, CO2 प्लस H2O तथा CH3 का होल्ट है, C डबल बॉन्ड O मिलता है। ये आपको पता है क्या है, ये एसीटोन है, इसको ऐसे लिखा होता है ना, तो ये आपको सबको समझ में आ जाता कि ये एसीटोन की बात हो रही है, यहाँ पे CH3 है। ठीक है, ये एसीटोन है, बट इसको ऐसे लिख दिया तो आप लोग 2 बार तो सोचोगे अरे यार ये क्या लिख दिया। तो सब
लैंग्वेज की बात होती है। अब आपको मैं ये चीज़ समझाती हूँ तो काफ़ी अच्छे से इजीली समझ में आ जाती होगी, और आप ये खुद पढ़ोगे ना तो आपको बहुत जोर आने वाला है। ओजोनीकरण, ठीक है। तो ओजोनीकरण क्या होता है? ओजोनीकरण के अंदर O3 का एडिशन होता है। आप तो इस सीधा सा ध्यान रखो, जहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, ठीक है, वहाँ से इसको ब्रेक करवा दो, और इधर डबल बॉन्ड O लगा दो, और इधर भी डबल बॉन्ड O लगा दो। तो इधर डबल बॉन्ड O लगाया ना, तो ये मिला, ठीक है, कीटोन, और इधर डबल बॉन्ड O लगाया तो ये मिल गया एल्डिहाइड, ठीक है। ऐसे ही इसका ओजोनीकरण होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दो, इधर भी डबल बॉन्ड O, एक तो ये मिल गया, एक ये मिल गया। तो हो सकता है ओजोनीकरण पे एक कीटोन और एल्डिहाइड मिल सकता है, या हो सकता है दोनों कीटोन बन जाए, ठीक है। अब देखो, ये कुछ पॉइंट्स थे तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लगे इसीलिए इसमें ऐड कर रखा है। तो देखो, एल्किन को ओलिफिन भी कहते हैं, आपको बताया मैंने। तो क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न ये है कि इसका जो पहला सदस्य होता है ना, एथिलीन, वो क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है? तेलीय द्रव बनाता है। ये जो पदार्थ है ना, इसकी प्रकृति तेलीय द्रव वाली होती है, ठीक है। बाई चांस एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए, थोड़ा टिपिकल सवाल बनाते हैं, ओलिफिन क्यों कहा जाता है एल्किन को, तो ध्यान रखना कि क्लोरीन से रिएक्शन करके तेलीय द्रव बना देता है, इसी वजह से इसको ऑयल फॉर्मिंग से याद रख लो, ओलिफिन, ठीक है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर Cl ने एडिशन हुआ, क्या बन गया? CH2 ठीक है। इसके अलावा बहुलीकरण भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लेते हैं। तो देखो, दो या दो से अधिक अणु समान यौगिक के, दो या दो से अधिक अणु समान यौगिक के एकत्रित होकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसका मूलानुपाती सूत्र पहले के समान ही रहता है। इस लंबी श्रृंखला वाले अणु में संरचना इकाई पुनरावृत्ति होती है। इसके अंदर एकलक होते हैं। अगर आपने बहुलक वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो मेरा तो फेवरेट हुआ करता था, आई थिंक ये 11th में था, पता नहीं 12th में था, तो है ना। इसके अंदर क्या होता है ना कि एकलक होते हैं, एकलक ऐसे रिपीटेशन होता है इनका, और क्या बन जाते हैं? बहुलक बना देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इस लंबी श्रृंखला वाले अणु में संरचना इकाइयों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है, बहुलक कहलाते हैं। तथा प्रारंभिक सामान्य अणु एकलक एवं क्रिया योगात्मक बहुलीकरण कहलाते हैं। क्योंकि आपको जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि जो एकलक होते हैं उनकी पुनरावृत्ति होती है, और उनका योग होने की वजह से ही बहुलक का निर्माण होता है। इसी वजह से अणु एकलक तथा क्रिया क्या कहलाती है? योगात्मक बहुलीकरण कहलाती है, ठीक है। बहुलक का जो अणुभार होता है वो एकलक का गुणज होता है, क्योंकि आपको पता है एकलक ऐसे पुनरावृत्ति होके ही बहुलक बना है, तो ऑब्वियस है कि एकलक का ही गुणज बहुलक का अणुभार होना है। बहुलीकरण मुक्त मूलक या आयनिक क्रियाविधि द्वारा किया जा सकता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बहुलीकरण किस किस क्रियाविधि द्वारा हो सकता है। तो मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा तथा आयनिक क्रियाविधि द्वारा भी हो सकता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है, और जिगलर नट्टा उत्प्रेरक द्वारा योगात्मक बहुलीकरण आयनिक क्रियाविधि द्वारा किया जा सकता है। आपसे रिएक्टेंट पूछा जा सकता है कि योगात्मक बहुलीकरण के अंदर कौन से उत्प्रेरक का यूज़ होता है, तो याद रखना जिगलर नट्टा उत्प्रेरक। या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि जिगलर नट्टा उत्प्रेरक का फॉर्मूला क्या है, तो ध्यान रखना R3Al प्लस TiCl4 को क्या कहते हैं? जिगलर नट्टा उत्प्रेरक कहा जाता है, R3Al प्लस TiCl4 को, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक एग्जांपल देख लो, एथीन है, एथीन से पॉलीएथीन बन गया, तो एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एथीन की बहुत सारी अपन ने यूनिट ले रखी है, मतलब इकाई के रूप में ले रखा है, और ये पुनरावृत्ति से क्या बना दिया? पॉलीएथीन बना दिया। पॉलीएथीन का प्रयोग क्या किसके लिए होता है? कुचालक परत ढालने में, परत चढ़ाने में किया जाता है, ठीक है। पॉलीएथीन का यूज़ जो है वो कुचालक परत, आपको पता है ना, चालक और कुचालक तो क्या होते हैं? चालक तो वो जो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, कुचालक वो जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं, तो करंट ना आए इसी वजह से उस पर कुचालक परत का लेप कर दिया जाता है, तो पॉलीथीन का उसमें यूज़ में लेते हैं, और ढालने में, परत चढ़ाने में भी किया जाता है। इसके अलावा आप दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ले रखा है ना, इसका भी अपन ने जिगलर नट्टा के उत्प्रेरक के प्रेजेंस में बहुलीकरण करवाया, तो अपन को क्या मिला? पॉलीप्रोपिन मिला, क्योंकि आपको ये दिख रहा होगा ये क्या है? ये प्रोपिन है, तो प्रोपिन के बहुलीकरण से क्या मिला? पॉलीप्रोपिन मिला। इसको क्या बोलते हैं? और कोयलिन तथा प्लास्टिक भी इसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। मुझे ख़त्म करवा के बहुत खुशी होती है, आपको भी खुशी होती होगी कि चलो एक टॉपिक पढ़ लिया। अब मैं अपनी तरफ से 100% देने का ट्राई करती हूँ अपनी वीडियोस में, क्योंकि मैं चाहती हूँ एक अच्छा कंटेंट इस चैनल पे हो, ताकि बहुत से लोग जुड़ पाएँ अपन से, ठीक है। बाकी आप लोगों को क्या करना है, सब आपको अब तक तो आपको पता हो ही जाना चाहिए कि इतना अच्छा मैम पढ़ा रहे हैं, तो मैम के एफर्ट्स को देखते हुए, मैम इतना एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हो अपनी तरफ से। तो अपने यार दोस्तों के साथ क्या करोगे? वीडियो के लिंक को शेयर करोगे, अपने घर वालों से खुद से
आपको जहाँ भी फ़ोन मिले आप अपने मैम का चैनल तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो ना। तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना। और हाँ, पढ़ाई करनी है बट सेहत को मद्देनज़र रखते हुए, ओके। आप समझ गए होंगे इस लाइन का अर्थ, बाकी ध्यान रखना।